है, जैसे आपको दिख रहा है ये, जैसे सपोज क्या नदी जा रही है ना, नदी जा रही है और जैसे कोई ब्रिज के नीचे से नदी जा रही है और सामने एक पिलर आ गया बड़ा सा, तो उस पिलर के ऐसे निकल के जो पानी बह के जाएगा ना, आपने देखा होगा कि बारिश की बूंदे हैं, है ना, तो बारिश की बूंदे ऊपर से पड़ रही हैं, लेकिन कुछ नीचे आने के बाद ना, कुछ टाइम बाद ना उनकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एलटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइज़ेलीज फॉर्मूला। की पॉइज़ेली फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि सपोज मान लिया कि कोई हॉरिजॉन्टल हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है, ये हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है। अब इन्होंने क्या बोला कि कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इससे पास हो रहा है, बस उसी के लिए इन्होंने हमें क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया। मतलब यहाँ कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो हो रहा है, उसी के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। तो जो वो वॉल्यूम है, मतलब कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो होगा, उसी के लिए ये फॉर्मूला है। अब वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा ये इन्होंने बताया कि जो वो वॉल्यूम है वो डिपेंड करेगा चेंज इन प्रेशर पर, कि यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, यहाँ प्रेशर कुछ और होगा, है ना। तो जो चेंज इन प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा रेडियस की पावर 4 पर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर एंड लेंथ पर, कि कितनी लेंथ का ये हमारा हॉरिजॉन्टल हमारी ये ट्यूब थी। ठीक है, तो ये भी कैपिटल बी है। अब इन्होंने जब इनको कंबाइन किया तो एक फॉर्मूला बना। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो उसको क्या लिया इन्होंने, पाई अपॉन 80 मल्टीप्लाई लिखा, है ना। तो बस ये फॉर्मूला इन्होंने दिया था और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सिलेबस में लिखा है तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रेट ऑफ फ्लो है, ये हमारी डेंसिटी नहीं है, क्या है, ये हमारा चेंज इन प्रेशर। तो आप इसको ठीक कर लेना, ये लिखा है चेंज इन प्रेशर। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, रेडियस हो गई और ये हो गई हमारी लेंथ। तो इसके लिए इन्होंने क्या दिया था, फॉर्मूला ये दिया था, पॉइज़ेलीज फॉर्मूला, सिर्फ इतना सा ये था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ the force that retarded the moving sphere in the fluid is directly proportional to the velocity of sphere, radius of sphere, viscosity of the fluid। मतलब क्या है, इन्होंने क्या बताया, मान के चले कि कोई एक स्फेयर को मान के चले थे, है ना, उसी के लिए ये फॉर्मूला है कि कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हमने क्या किया, किसी भी फ्लूइड में मूव कर रहा है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि हमारे पास एक कोई ग्लास है, कोई जार है, उसमें कोई लिक्विड रखा है, ऊपर से हमने स्फेरिकल बॉल उसमें डाल दी। ठीक है, तो जब स्फेरिकल बॉल किसी भी लिक्विड में फ्लो करेगी तो क्या होगा, उसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में एक उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। तो जिसको हम क्या बोलते थे, उसी को हम बोलते थे विस्कस फोर्स। ठीक है, यानी कि ये ड्रैग फोर्स, एक हम लिखेंगे, यानी कि इसी को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स भी बोल सकते हैं, है ना, कि ये हमारी जो स्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस r है, ये v वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है ना। तो अब क्या होगा, जो ये लिक्विड है उसकी क्या होंगी, ये लेयर्स होंगी, इनमें रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, है ना। तो ये क्या करेंगी, जब ये आगे बढ़ेगा तो इस पर एक क्या करेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगी जिसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, और ये इसकी स्पीड को क्या कर देंगी, थोड़ा स्लो कर देंगी। ठीक है, तो अभी जो विस्कस फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, उस ऑब्जेक्ट की रेडियस पे एंड वेलोसिटी पे, और इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए दिया था इन्होंने स्टोक्स लॉ, ये था स्टोक्स लॉ कि कितना विस्कस फोर्स लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं ये हम बोलते हैं इसको स्टोक्स लॉ। ठीक है, इसको वी भी लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स है ना तो वी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी भी लिख सकते हैं, ड्रैग फोर्स। तो ये हमारा क्या था, स्टोक्स लॉ। तो ये हमें स्टोक ने बताया था कि भाई जो विस्कस फोर्स है जो कि उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब उसके फ्लो का अपोज करता है, तो वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, रेडियस पे उस ऑब्जेक्ट की, और उसकी वेलोसिटी पे जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो बस इतना सा क्या था हमारा स्टोक्स लॉ। ठीक है, हिंदी में भी लिखा है, स्टोक्स के नियम के अनुसार तरल पदार्थ में गतिमान गोले को मंद करने वाला, है ना, मंद करने वाला, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। मतलब ये जो विस्कस फोर्स है उसकी स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। सीधे तौर पर गोले के वेग, उसकी त्रिज्या और उसकी श्यानता के समानुपाती होता है ना। ये हमारा क्या है, स्टोक्स लॉ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। अभी जो हमने जिक्र किया था कि भाई ये जो हमारा स्फीयर था जब ये जा रहा था, तो जो विस्कस फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा था। तो उस वेलोसिटी क्या लिखी थी पीछे, टर्मिनल वेलोसिटी। अब समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस मीडियम। देखो होता क्या है ना, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश की बूंदे हैं, है ना, तो बारिश की बूंदे ऊपर से पड़ रही हैं, लेकिन कुछ नीचे आने के बाद ना, कुछ टाइम बाद ना उनकी जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट हो जाती है, वो कांस्टेंट स्पीड के से आके गिरती हैं हमारे ऊपर, कांस्टेंट स्पीड से आके गिरती हैं, ऐसे नहीं कि बहुत तेज स्पीड से आके गिर रही हैं,
है ना? तो ये होता कैसे होगा? देखो, क्या होता है कि जैसे सपोज ये कोई हमारे पास ये लिक्विड है कोई, है ना? अब यहाँ पे ये स्फेरिकल बॉल को हमने वहां से ऊपर से डाल दिया। अब होगा क्या, इस पर कौन-कौन से फोर्स वर्क करेंगे? देखो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, नीचे की तरफ करेगा, ये mg फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है। अब ऊपर की तरफ करेगा एक अपथ्रस्ट फोर्स वर्क करेगा। भाई जब लिक्विड में हम किसी भी स्फीयर को डालेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक फोर्स वर्क करेगा ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलेंगे क्या? अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो कि है V rho g, ठीक है? अब अब इस पर एक और फोर्स वर्क कर रहा होगा, जिसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, है ना? यानी कि विस्कस फोर्स, ठीक है? तो अब इस पर ये फोर्स नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और ये दोनों फोर्स ऊपर की तरफ वर्क कर रहे हैं। अब ये v वेलोसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है। अब एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये दोनों फोर्स मिलके ये Fb प्लस v rho g, v इसकी वेलोसिटी, तो ये वाले जो फोर्स हैं ये दोनों मिलके इस वाले फोर्स को क्या कर देंगे? आपस में कैंसिल कर देंगे। ये दोनों फोर्सेस मिलके इसको कैंसिल कर देंगे। तो जब हमारे पास ये नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो जो वेलोसिटी है, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया, अब उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। तो नेट फोर्स 0 होने का क्या मतलब है? एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब अब एक टाइम के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो उस फ्लूइड में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा, तो उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों फोर्स क्या करेंगे मिलके, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है? जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट, ठीक है? तो इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा इंटू जी, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी टॉपिक हमारे सिलेबस में लिखा है तो उसका फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ये दो चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है? नेक्स्ट अब हमें पढ़ना है फ्लो ऑफ लिक्विड्स, फ्लो ऑफ लिक्विड्स, ठीक है? ठीक है ना? ये हमें पढ़ना है। अब जब हम फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, तो जो पहला फ्लो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो या धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है? स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी कि धारा रेखीय प्रवाह। देखो ये हमारे सिलेबस में तो लिखा नहीं है ना? कि एग्जैक्ट नहीं लिखा है कि ये फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो ये हमें पढ़ना है, लेकिन ये हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि जब 2018 का पेपर हुआ था तो रिनॉल्ड नंबर एक आता है, इसी के बाद हम पढ़ेंगे, उससे हमारा क्वेश्चन आया था वहां पे, ठीक है? तो ये क्या है हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो? फ्लो वेयर ईच पार्टिकल पासिंग अ पॉइंट follow the same path has the same velocity as the preceding particle। इसका क्या मतलब है? देखो, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पानी का फ्लो हो रहा है। अब सपोज हमने मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट था ये ए पॉइंट है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v1 है। अब ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो v2 है, ठीक है? तो ये कहने का मतलब है कि अब जब यहाँ से पानी फ्लो हो रहा होगा, जब पानी फ्लो हो रहा होगा, तो जिस एक जो पहले वाला जो हमारा एक पार्टिकल आगे गया, उस ए पॉइंट पर अगर उसकी वेलोसिटी v1 थी, तो जो उसके पीछे वाले पार्टिकल आएंगे उनकी भी यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? v1 होगी। इस पॉइंट पर हर पार्टिकल जो यहाँ से गुजरेगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v2 ही होगी। तो ऐसा फ्लो हमारा कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है? देखने में हमें ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल रुका हुआ है। जैसे आपने क्या करा, आप टैब खोलो, है ना? तो वहां से जब आपने बिल्कुल थोड़ा सा टैब खोला तो वहां से पानी गिर रहा है, वो उसी उसी स्पीड से गिरता रहेगा। तो जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये पानी ना रुका हुआ है, जम गया पानी, है ना? लेकिन एक्चुअल में वो पानी क्या कर रहा होता है? वो पानी फ्लो कर रहा होता है, ठीक है? तो उस वाले फ्लो को हम बोलते हैं क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्टडी फ्लो इसलिए बोलते हैं, वो हमें ऐसा लगता है देखने में कि जैसे वो रुका हुआ है ना? तो इसको क्या हुआ इस यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि भाई जितने भी पार्टिकल्स यहाँ से जाएंगे, इस वाले पॉइंट पर हर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 होगी और इस वाले पार्टिकल पर हर किसी की वेलोसिटी v2 ही होगी, ठीक है? दूसरा स्टडी फ्लो भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि जैसे रुका हुआ है फ्लो है लेकिन रुका हुआ होता नहीं है। थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक होती है क्रिटिकल वेलोसिटी, अब इसको आगे भी हम पढ़ेंगे। तो पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, ये कब संभव हो सकता है कि जब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो। मतलब एक क्रिटिकल वेलोसिटी क्राइटेरिया रख दिया गया कि अगर उस क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी कम है किसी भी लिक्विड की जो फ्लो कर रहा है, तब वो फ्लो हमारा हमारा कहलाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम क्या करें, नॉर्मल जैसे हम पढ़ते ही हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर उसका टेंजेंट बताएं, है ना? तो पाथ वे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड फ्लो एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम क्या करें, किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बताएंगे तो वो हमें उस लिक्विड के फ्लो की क्या बताएगी? डायरेक्शन बताएगा, ठीक है? तो ये पॉइंट्स किसके थे? स्ट्रीमलाइन फ्लो के। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? जो पीछे वाले पार्टिकल्स आएंगे और जो आगे वाले पार्टिकल्स जा रहे हैं उन सबकी से एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? फिक्स होगी। जो पहले वालों की वेलोसिटी v1 है, जो पीछे से उस पॉइंट से निकलेंगे तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी? v1 ही होगी, ठीक है? तो ऐसा फ्लो हमारा कहलाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो।
नेक्स्ट है दूसरा, लैमिनार फ्लो क्या होता है? देखो लैमिनार फ्लो क्या, अभी हमने पढ़ा कि जब वो सारा का सारा जो फ्लो जो है उसमें स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है तो सबकी v1 ही होगी, यहाँ पर v2 है तो सबकी v2 ही होगी, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो पैरेलल लाइन की तरह फ्लो करेंगे। जैसे पैरेलल लाइंस चल रही हैं, जैसे कि नदी फ्लो कर रही है ना? जैसे कि नदियाँ चल रही हैं, वो फ्लो कर रही हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये पैरेलल है, यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल है। मतलब सपोज ऐसे मान के चलो कि ये हमारी जो पहली वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी v1 है। अब कोई दूसरी लेयर ये वाली होगी, है ना? तो इसकी वेलोसिटी v2 है। फिर ये थर्ड लेयर होगी, इसकी वेलोसिटी क्या है, v3 है। तो ये क्या करेंगे, इस तरह से पैरेलल लाइन की फॉर्म में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, है ना? कि जैसे वेलोसिटी इसकी सबसे ज्यादा यहाँ पे इसकी ज्यादा है तो फिर इसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई, इसकी कम हो गई, इस तरह से क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं, है ना? तो क्या है, इन अ स्टडी फ्लो लिक्विड फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स स्लाइडिंग पास्ट वन अनदर। जैसे एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, इस तरह से क्या होता है, ये फ्लो होता है, ठीक है? बहते हुए तरल किसी खंड के कणों के वेग से, जैसे मतलब द सरफेस ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द हेड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फॉर द पार्टिकल इन सेक्शन ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से क्या करता है, ये फ्लो करता है। कौन सा फ्लो, लैमिनार फ्लो, ठीक है? अब थर्ड आता है इसके अंदर टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये, जैसे सपोज क्या नदी जा रही है ना? नदी जा रही है और जैसे कोई ब्रिज के नीचे से नदी जा रही है और सामने एक पिलर आ गया बड़ा सा, तो उस पिलर के ऐसे निकल के जो पानी बह के जाएगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। लिक्विड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर ज्यादा वेलोसिटी है तो टर्बुलेंट होगा, और उससे कम है तो क्या होगा, या तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या तो फिर लैमिनार फ्लो होगा। नेचर कैसा, लिक्विड फ्लो बिकम जिगजैग, इसमें जिगजैग हो जाता है ये इस तरह से, जैसे हमें ये इमेज दिख रही है ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना? जैसे ये इमेज हमें दिख रही है कि भैया देखो पानी ये कैसा हो गया, ये वाला पानी। तो जैसे कि हमारा खंबा कोई आ गया सामने से, है ना, बड़ा सा, और उसके उससे पानी निकल के जा रहा है, तो या कोई चट्टान आ गई, बहुत बड़ा समुद्र नदी है, वहाँ चट्टान आ गया, तो उससे जो आस उधर से निकल के जाएगा पानी, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। द वेलोसिटी एंड पाथ ऑफ लिक्विड पार्टिकल चेंज कंटिन्यूअसली। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है, जो पीछे हमने पढ़े उनमें ऐसा नहीं था, है ना? यहाँ पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ऐसा फ्लो हमारा क्या कहलाता है, ऐसा फ्लो हमारा कहलाता है टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसके बारे में भी हमने बात करी थी, है ना? ठीक है, इट इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच फ्लो बिकम टर्बुलेंट। मतलब एक ऐसी वेलोसिटी है, ध्यान रखेंगे हिंदी वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, कि इसमें ये लिखा है कि जो भी हमारी एक ऐसी वेलोसिटी है किसी भी लिक्विड की, कि अगर उसके नीचे है, उस क्रिटिकल वेलोसिटी, जो ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, अगर इससे नीचे वेलोसिटी है तो कैसी होगी, या तो स्ट्रीमलाइन होगी या तो टर्बुलेंट होगी, है ना? और इससे अगर ऊपर है, सॉरी, लैमिनार। और अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है तो हमारी कैसी होगी, टर्बुलेंट वेलोसिटी, टर्बुलेंट हमारा फ्लो होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। के इज अ डायमेंशन लेंथ कांस्टेंट के, और इसी के को हम रेनॉल्ड नंबर कहीं पर आर ई भी लिखते हैं। के क्या है, डायमेंशन लेंथ कांस्टेंट होता है, इसको रेनॉल्ड नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? तो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी भाई, है ना? डेंसिटी पर डिपेंड करेगी, और डायमीटर क्या है ट्यूब का, जहां पानी बह रहा है उसका डायमीटर क्या है, उस पर भी क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी। ये पाइप की बात चल रही है कि अगर भाई हम बड़े-बड़े ऑस्टिन्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक जैसे अगर नॉर्मल पाइप है तो उसके लिए लिखा है कि जो ट्यूब है उसकी डायमीटर कितना है। ठीक है, ये रहा, ये रेनॉल्ड नंबर जिसकी मैं बात कर रही थी। रेनॉल्ड्स नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर व्हिच डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप। अब ये पाइप की बात कर रहे हैं ना, पाइप के लिए, कि भाई डायमेंशनलेस नंबर है एक, जो बताता है कि किसी भी पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका नेचर कैसा है। क्या है ये, डायमेंशनलेस नंबर है जो हमें बताता है कि किसी भी पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका नेचर कैसा है, ठीक है? तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से जो न्यूमेरिकल आया था, इन्हीं से क्वेश्चन आया था 2000, जो हमारा मतलब जो 18 वाला वो पेपर हुआ था, जब 20 में हुआ था आई थिंक वो वाला पेपर ना, मतलब हाँ 24 से जो पहला वाला हमारा पेपर था 18 वाला, तो उसमें इनमें से क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन को हम कल करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है? तो अब ये इसको ध्यान रखेंगे, इफ रेनॉल्ड नंबर अगर 2000 से कम है, यहाँ पर कई बार आपको के भी लिखा हुआ दिख सकता है, ऐसे के लेस देन 2000, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज है ना? चाहे के लिखा हो चाहे आर ई लिखा हो, सेम ही चीज है, वहां लिखा हुआ रेनॉल्ड नंबर। तो अगर 2000 से कम है तो फ्लो कैसा होगा, लैमिनार होगा, या स्ट्रीमलाइन भी हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है? अगर 3000 से ज्यादा है तो फ्लो कैसा होगा, टर्बुलेंट होगा, है ना? और अगर 2000 से लेके 3000 के बीच में है तो फ्लो कैसा होगा, द फ्लो इज अनस्टेबल, इट मे चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर 2000 से नीचे है तो लैमिनार या स्ट्रीमलाइन होगा, 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट होगा, लेकिन 2000 से 3000 के बीच में है तो वो अनस्टेबल होगा, मतलब वो स्टेबल नहीं होगा, वो चेंज हो, लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा या टर्बुलेंट से लैमिनार में चेंज होता रहेगा, इस तरह से वो होता रहेगा। तो ये हमारा होता है क्या, ये होता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है?
नेक्स्ट हमारा जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हम पढ़ेंगे कि भाई कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी क्या होती है, ठीक है। पहली चीज तो क्या है, जिसके लिए भी कंसीडर की जो हम इसको हम कंसीडर करते हैं, हम जिस भी लिक्विड के लिए इसकी बात करेंगे वो नॉन विस्कस होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, है ना। और मतलब कैसा होना चाहिए, नॉन विस्कस मान के चलते हैं कि नॉन विस्कस है। दूसरा इनकम्पैरेसिबल है, सॉरी इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन हम मान के चलेंगे। अब देखो सपोज हमारे पास डायग्राम है, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, एक इधर से एरिया A1 है और ये वाला एरिया हमारा A2 है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, ये बोलता है कि भाई जितना 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 यहाँ से मतलब जितना लिक्विड यहाँ से पास होगा, जितना यहाँ एंटर करेगा, उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यही बताती है हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इसको कैसे देखेंगे, ये हमारा सपोज यहाँ पे कुछ एरिया होगा, हमने माना कि जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये एरिया A1 है, तो इसकी जो यहाँ से जो अंदर जा रहा होगा लिक्विड, उसकी वेलोसिटी कितनी है, V1 है, और जो यहाँ से बाहर निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, V2 है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देंगे कितना, डिस्टेंस कितनी होगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। भाई इतने टाइम में जब निकल रहा होगा तो टाइम तो सेम ही लग रहा होगा, तो V1 इंटू टी बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, V2 इंटू टी, ठीक है। अब हम अगर मान के चलें भाई कि जो हमारा मास m1 है, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिक्विड एंट्री कर रहा होगा, हम बोलेंगे मास m1 है, पर यूनिट टाइम में एंट्री, कुछ टाइम में एंट्री कर रहा है। अब यहाँ से जो m2 है, m2 ये भी किसी ना किसी टाइम में एंट्री कर रहा होगा, तो टाइम तो कैसा होगा, इक्वल ही होगा, है ना। अब अगर मुझे मास निकालना है तो हम मास कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा भाई, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू कितनी होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो सेम ही है, सेम लिक्विड इसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू डिस्टेंस, है ना। तो अब एरिया ये वाला कितना एरिया, ये है एरिया A1। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हो जाएगी V1 और इंटू टी, ये तो हो जाएगी डिस्टेंस, और ये अपॉन में टी, है ना। अब यहाँ पे M2 कितना हो जाएगा, रो, क्योंकि हमारा क्या सेम ही है, हमारा जो लिक्विड फ्लो कर रहा होगा वो तो हमारा सेम ही होगा, तो डेंसिटी भी सेम है, एरिया A2 V2 और टाइम्स टी, है ना, और टी, तो टी से टी से यहीं कट जाएगा ये हमारा। अब देखो यहाँ पर रो से रो कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो यही तो बचा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, अब दोनों इक्वल है ये तो, है ना। तो यही बोलता है कि जिस टाइम में हमारा जितना यहाँ से हमारा लिक्विड एंट्री कर रहा है, उतना ही हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। applies to non-viscous and incompressible liquid। फ्लो कैसा रहता है, स्टडी फ्लो रहता है इसका भी। व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तभी तो वो जितना लिक्विड यहाँ एंट्री कर रहा है, ये देखो यहाँ तो एरिया ज्यादा था, जितना यहाँ एंट्री कर रहा है उतना यहाँ से यहाँ बाहर निकल रहा है, तो ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसा कब होगा, जब एरिया क्या होगा, जब एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जब एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। देखो यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, अगर मैं लिखूं ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यानी कि जो ए है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बी के। तो इसका मतलब क्या है, अगर एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, और अगर एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है। अब इसका अच्छा एग्जांपल ये है कि आप हर किसी ने जब कभी आपने पेड़ों को पाइप से पानी दिया होगा, है ना। तो जब अगर आप उस पाइप को आगे से प्रेस कर दो, जब आगे से हल्का सा प्रेस कर देते हो तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है ना, यानी कि पानी की स्पीड बढ़ जाती है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर एरिया क्या कर दे, कम कर दें, एरिया कम कर दें तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर एरिया ज्यादा होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए जितना यहाँ से लिक्विड एंट्री करेगा उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था ये भी हमारा, इसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, हमें पढ़नी है और उसकी एप्लीकेशन हमें पढ़नी है, और क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में बस हम इतना ही करेंगे, कल के लेक्चर में हम बाकी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, और जितना भी हम पढ़ रहे हैं उतने नोट्स आप हाथ के हाथ बनाते रहिए, मैं यही बोलती हूँ बार बार कि आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और वीडियोस को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो नीडेड है, जिनको जरूरत है, जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी आप वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।